अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। वफाक में नून लीगी हुकूमत और अपोजिशन अलायंस दोनों ही सियासी बिसात पर अपनी अपनी मनसूबाबंदी के साथ अपने मकासद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 अगस्त के कामयाब मुल्कगीर एहतजाज के बाद अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ के अडयाला जेल में कैद सरबराह इमरान खान ने 14 अगस्त को दोबारा पावर शो का इशारा दिया है। दूसरी जानब 9 मई केसेस में सजाओं के बाद खाली होने वाली कौमी असम्बली की 2 और पंजाब असम्बली की 1 सूबाई नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इमरान खान ने बायकॉट का ऐलान किया है। अलीमा खान ने अडयाला जेल में कैद इमरान खान का पैगाम पहुंचाते हुए कहा है कि इमरान खान ने कहा कि जो लोग नाअहल हुए हैं उनकी नशिस्तों पर किसी को खड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लोगों को नाजायज़ तरीके से नाअहल किया गया। इमरान खान ने कहा कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो चुका है, 14 अगस्त को सब लोग बाहर निकलें। इमरान खान ने अपनी लीडरशिप को भी पैगाम दिया है कि जेलों और गिरफ्तारियों से न डरें। ताहम ज़राए ने इम्कान जाहिर किया है कि हुकूमत की जानिब से 14 से 17 अगस्त तक आम तातील का ऐलान किया जा सकता है। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश माज ज़ुबानी जमा खर्च से ज़्यादा नज़र नहीं आती। ज़राए का कहना है कि PTI के अहम खिलाड़ी रुकन कौमी असम्बली शेख वकास अकरम को भी घर भेजने की तैयारी कर ली गई है। बाज़ तज्ज़ियाकारों का दावा है कि हाइब्रिड निज़ाम को मज़ीद मजबूत करने के लिए मुस्तक़बिल करीब में 27वीं और उसके बाद 28वीं तरमीम भी लाई जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इम्कान है कि आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट में नशिस्तें कम होंगी और नून लीग समेत आज़ाद अराकीन की तादाद में इजाफा होगा, ताकि आइनी तरामीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार कम किया जा सके। हमारे साथ 2 अहम शख्सियात मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से साबिक रुकन कौमी असम्बली जनाब कादिर मंदोखेल साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर जनाब डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये फरमाएं कि ये जो ज़िमनी इंतखाब का बायकॉट करने का फ़ैसला है इमरान खान साहब का, ये क्या सियासी खुदकुशी साबित होगा, या ये कोई बहुत बड़ी फ़ैसला कौन स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ लेके जाएगा, या ये कोई बहुत शानदार हिकमत अमली है? ये किस किस्म का फ़ैसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि जब आप फैसले करते तो उसके पीछे 2 वजूहात हो सकती हैं। मतलब जब आप कोई इस किस्म का फैसला करते हैं, या तो आपको निज़ाम के ऊपर बिल्कुल एतमाद नहीं होता कि ये निज़ाम किसी भी लिहाज से फेयर एंड फ्री हो सकता है, तो फिर आप कहते हो यार इस तरह के अगर इतने ही अनफेयर निज़ाम है तो उसमें जाने की ज़रूरत क्या है। और वो आपने खुद भी अपने इंट्रो में बता दिया कि जिस तरीके से वह सिस्टम हुआ है। देखिए, जब आपको पता है कि ऐसी-ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोगों ने 80-80 हज़ार वोट के लीड लेकर आए हैं, तो उसके बावजूद वो हार गए। मतलब आप देखें, मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक हलका है, उसका एक पुलिस स्टेशन है, ये तैमूर झगड़ा का हलका है। उसमें एक पुलिस स्टेशन में कैन यू बिलीव -33 जब काउंट में हो रहा है तो -33 वोट आ गए हैं। वोट कभी माइनस भी हुए? पहली बार सुन। ये मैं बता रहा हूँ ना, पहली बार ये चीजें हो रही है। मतलब जब आप इस हद तक आप लेके जा रहे हो, अच्छा फिर इस तरह होता है कि इसमें कोई शक नहीं, मेरे खिलाफ एक जजमेंट, मेरे खिलाफ लोअर कोर्ट्स में जजमेंट आ गई है, और उन्होंने मुझे नाअहल कर, मतलब उन्होंने मुझे वो कर दिया, कन्विक्ट कर दिया है। अब मेरे ऊपर आर्टिकल 60 लग जाता है, मॉरल पर्चिट्यूड वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास 15 दिन का टाइम है, उस 15 दिन में मेरे पास अपील का टाइम है। उसके बाद क्या हो जाता है कि जब तक मुझे सबसे बड़े उससे सुप्रीम कोर्ट, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, जब तक मुझे वहां से ना कर दिया जाए कि हाँ ये फाइनल है। उसकी वजह यह है कि अगर इसमें इलेक्शंस करा लेते हैं और मैं अपना केस जीत जाता हूं, तो फिर क्या करेंगे आप? देन व्हाट? सो उस लिहाज से ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है, और ये चीज होती है कि आप उस वक्त नहीं करते। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन है, वो 2.5 दिन 3 दिन के बाद फैसले सुना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इस तरह नहीं होता। इन चीज को सामने रखते हुए ये इमरान खान ने डिसीजन किया। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमारे जो चूंकि इमरान खान से किसी को मिलने की इजाजत नहीं है, उनको बिल्कुल ही आइसोलेशन में रखा हुआ है, तो यहाँ पे शायद एक जो किसी भी चीज के प्रोज एंड कॉन्स, पॉलिटिकली प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वो शायद जाके इमरान खान से कोशिश करें, पार्टी वाले डिस्कस करें। अगर इमरान खान अपने उस फैसले को मेंटेन करेगा, देन इट विल बी लाइक दैट। अगर वो उनकी बेसिस पे जो प्रोज एंड कॉन्स डिस्कशंस हो जाती हैं, पॉलिटिकल डिस्कशंस के बाद होती है, हो सकता है वो अपना फैसला चेंज कर ले। लेकिन फॉर द टाइम बिंग एज वी स्पीक, वो यही है कि हम लोग इलेक्शंस में इस तरह नहीं जाएंगे। राइट। कादिर साहब, ये फरमाएं कि इमरान खान साहब तो ये अपनी पार्टी को हुक्म दे रहे हैं कि पंजाब में जो नशिस्तें खाली हो रही हैं कौमी असम्बली से या
पंजाब असम्बली से उनका बायकॉट किया जाए और हम वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। तो अब मुकाबला तो सिर्फ फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी का रह जाएगा। एक और बड़ा खिलाड़ी तो मैदान से निकल जाएगा अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करते अभी तक के फैसले के मुताबिक। तो पीपल्स पार्टी जो पंजाब में कम बैक करना चाहती है, इससे अच्छा मौका आपके पास क्या होगा? अगर अब भी आप नून लीग को शिकस्त ना दे सके पंजाब में, तो फिर आप कब देंगे? देखिए, यकीनन हर पार्टी का, हर कैंडिडेट की ये ख्वाहिश होती है कि वो जीत जाए और सामने वालों को शिकस्त दे। तो ये तो यकीनन पीपल्स पार्टी का भाई ये इरादा है। और हमारे कुछ पॉकेट्स है, आपको भी पता है कि जहाँ जहाँ हमारे स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स है तो वहाँ तो जरूर हम मुकाबला भी करेंगे और जीतने की कोशिश भी करेंगे। और लेकिन सवाल ये है कि पीटीआई क्यों बाइकाट करे? वो तो कह रहे कल इलेक्शन कराओ, हम यूं मार का मार देंगे, कल आप जलसा कराओ, हम 25 करोड़ लोग इकट्ठा कर देंगे। तो अब मैदान छोड़ के क्यों भाग रही है? तो ये गिने चुने जो लोग असेंबली में रह गए, वो तो पहले ही डिप्टी कमिश्नर के एफिडेविट भर चुका है। शौकत यूसुफजई साहब मेरे साथ शो में तो उसने कहा मुझसे डिप्टी कमिश्नर ने एफिडेविट मांगा, मैंने नहीं दिया। और मेरी पार्टी का 30 से 40 लोग ना वो एफिडेविट दे चुके हैं। ये तो ऑन एयर उसने मेरे साथ कहे कई शो में। तो मेरे ख्याल में अगर ये जो इनके लोग नायल हो गए हैं तो दूसरे तो एफिडेविट वाले हैं, तो सफाया हो जाएगा ना पूरी असेंबली में इनका। और आपने हशर देख लिया कि असेंबली के अंदर गौर खान जो उनके चेयरमैन है वो आई नहीं था, और बहुत सारे लोग आए नहीं थे, जो आए थे वो भी दरवाजे में नहीं छोड़ रहे। अच्छा भाई आप दूसरा दरवाजा ले ले, फिर वो भी नहीं गए। तो ये तो आप अगर सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान की बातें छोड़ दे क्योंकि वहां की मुखालिफ हुकूमत है, में तो उनकी अपनी हुकूमत है। आप देख रहे हैं जो है ना वो 6 करोड़ 5 करोड़ की आबादी का सूबा है, वहां पर करोड़ लोग निकले कल के नहीं निकले, ये भी जरा पूछिए। सही। और पंजाब में जो पुलिस का इस्तेमाल किया गया और लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्या ये पंजाब हुकूमत को करना चाहिए था? देखिए, अगर आप तहरीक इंसाफ का माजी देखें तो माजी तो उनका दागदार है। बलिया और पेट्रोल बम और कलादम तंजीमें, क्लाशिंकोव, पिस्टल, और खुद उजाला कहता है भाई 1 गोली मारेंगे, मैं 2 गोली मारूंगा, 10 गोली मारूंगा। लोगों को तो आप फिर फ्री हैंड तो नहीं दे सकते। और फ्री हैंड अगर दे दिया या फ्री हैंड या ये कि चलो सही लाशा ना गिर जाए, लोग ना मरे, तो भी एतराज 9 मई आपके सामने क्यों नहीं रोका पुलिस ने, क्यों नहीं रोका मिलिट्री ने? तो अब रोके तब भी मसला, ना रोके तब भी मसला। तो बताए क्या करे, कानून भी तो कोई चीज है। सही है जी। डॉक्टर साहब, क्या करे हुकूमत आपके साथ? आपको फ्री हैंड दे तो फिर आप वायलेंट हो जाते हैं, आपको कंट्रोल करती हैं तो फिर आपको शिकवा होता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने जब FIRs का जिक्र किया है, मैं चंद एक की बात करता हूँ। और ये 2-3 दिन पहले की बात है। चलो आप कहते हो कि यार इनका बैकग्राउंड जो भी है फलाना है, उसको कर लेते हैं। बैकग्राउंड में तो हमने अल-जुल्फिकार की तंजीम बनते देखा है पीपल्स पार्टी का, हमने तो जहाज को अगवा करते हुए देखा है, हम लोगों ने तो बाकायदा जिसको एक टेररिस्ट करार दे दिया गया था उसको हमने देखा है। लेकिन वो उसको छोड़ दे, ये सारी चीजें हर एक करता है। मुझे अफसोस इस बात का होता है पीपल्स पार्टी वालों के साथ, जो अपने आप को प्रो डेमोक्रेसी और जुल्फिकार अली भुट्टो की कहते हैं कि हम तो उनके नजरिए पे चलते हैं। याद रखें, जुल्फिकार अली भुट्टो को जब मार्शल लॉ के दौर में जब कैद किया था, तो उसमें जब उनका ट्रायल हो रहा था, जैसे आजकल इमरान खान का हो रहा है, तो उसमें जो जस्टिस मौलवी मुश्ताक थे, उन्होंने कोर्ट रूम के अंदर लोगों को एंटर होने से मना कर दिया था, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आजकल मना कर दिया है। और मंदो खेल साहब जैसे लोग हैं वो इसको आजकल डिफेंड कर रहे हैं। मतलब ये है कि उस वक्त के फैसले को भी ये बेसिकली डिफेंड करते हैं कि मौलवी मुश्ताक ने सही किया था कि भुट्टो के उसमें ट्रायल में उन्होंने कभी नहीं किया था। फिर जिस तरह भुट्टो को 18 दिसंबर 1978 को जब कोर्ट में पेश किया था, उन्होंने अपने अपने वो दलाइल खुद दिए थे, तो इनको शायद ना पता हो, उनको 25 दिन उनको साफ पानी नहीं दिया गया था। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इमरान खान कहता है कि यार मुझे जो है ना गंदा पानी दिया जाता है। सही। अब ये इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं, बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो भुट्टो के साथ उस वक्त उस दौर में जो उस वक्त की टोटल अथॉरिटेरियन दौर था या नॉन डेमोक्रेटिक दौर था, उसमें भी यही हो रहा था। तो आज और उस दौर में फर्क क्या है? सिर्फ सामने की शक्लें फर्क है ना।
तो दूसरे लफ्जों में अब यूनिफॉर्म की बजाय अब आप ये समझ लें कि इन्होंने सीवीज पहने हुए हैं और ये लोग सीवी की शक्ल से। अब उसके बाद बात आ जाती है कि जो एफआईआर कटी क्या है। मैं एफआईआर नंबर 2164 का जिक्र करता हूं, 2164/25, जिसमें 10 लोगों को पंजाब में बंद किया गया है। उनमें से 7 या 8 जो थे वो पठान थे। उनको इसलिए बंद किया कि उन्होंने, अच्छा, इस एफआईआर जो 4 को कटी है, लेकिन उसमें डेट 5 की सुबह 8 बजे की है या 8:30 बजे की है, और ये एक दिन पहले कटी गई थी। और इसमें जिस बेसिस पे पकड़ा है वो है कि वो लाल और सफेद रंग के गुब्बारे उड़ा रहे थे, मींस के लाल और सफेद रंग के एटम बम उड़ा रहे थे। इतने बड़ी तकरीबकार लोग हो गए कि वो एटम बम को उसके साथ गुब्बारों के साथ बांध के फिर रहे, उसमें हवा भरते हैं, वो एटम बम ऊपर जाता है, फिर वहां जाके फटता है। तो उसकी वजह से इनको डर लगा हुआ था। ये जब इनके इस डर को मैं देखता हूं तो फिर मैं कहता हूं यार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बहुत बड़ा कारनामा किया है कि सिर्फ गुब्बारों से इन लोगों को डराना चाहिए। ये लोग आपस में, ये पीपल्स पार्टी वाले, नून वाले, मौलाना, ये सारे एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन उस एक शख्स के खौफ की वजह से ये इकट्ठे आ गए। याद देख रहे हैं अभी डॉक्टर साहब, अगर उन्होंने, हुकूमत ने इतनी सख्ती आप पर की हुई है तो अभी आप गुब्बारों वाले बम लेकर आ रहे हैं। अगर उन्होंने सख्ती ना की होती तो आप कौन से बम लेकर आते। एक ब्रेक आपकी इजाजत से, पर कादिर मंदोखिल साहब के लिए जो सवाल उठाया है डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद ने, वो उनके सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद कुछ आमदेद। कादिर मंदोखिल साहब, ब्रेक से पहले डॉक्टर हुमायूं ने यह नुक्ता उठाया कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस की समाअत जिस तरह मौलवी मुश्ताक हुसैन ने की हाई कोर्ट लाहौर में, अगर आप उसकी मुखालफत करते हैं तो फिर आपका को इमरान खान का ट्रायल जिस तरह किया जा रहा है अदालतों में, उसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? देखिए, हुमायूं मेमन साहब डॉक्टर जरूर है, मगर तारीख का उसका अली बेहतर नहीं पता। और मेरे ख्याल में जो है ना, वो मेडिकल की किताबों में तारीख ढूंढ रहे हैं, और तारीख तो ये गुब्बारों वालों को मिलेगा और कुछ नहीं है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जो तारीख में पहली मरतबा और शायद आखिरी मरतबा कोई केस हाई कोर्ट में डायरेक्ट चला हो, और उस वक्त एक ज़ियाउल-हक डिक्टेटर था और कोई जमहूरियत नहीं थी। आज जमहूरियत इस वजह से है कि हुमायूं मेमन उसी पार्लियामेंट का हिस्सा है, उनकी पार्टी हिस्सा है, उनकी वजीर आला, सेनेटर, MNA, MP और मराज भी पूरा प्रोटोकॉल ले रहे जमहूरियत का। तो जरा ज़ियाउल-हक के दौर का और आज के दौर में जरा फर्क उनको होना चाहिए, नंबर एक बात। दूसरी बात है, उन्होंने अल-जुल्फ़िकार का और जहाज की अगवा की बात की। नकल हमारा उनसे ताल्लुक था, नहाज है। आज भी उनका बेटा, अगर आप देख रहे तो सिंध में हमारी क़यादत के खिलाफ आज भी बहुत कुछ बोलता है, तो लिहाजा उनको हमसे अलग रखें और थोड़ा सा जो ना वो मालूमात भी उसके बारे में रखें कि वो कौन है और वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ है या उसकी हिमायती है। तो हमसे न जोड़े, वो अलग है, हम अलग है, हमारी सियासत अलग अलग है, उनको हमसे न जोड़े। बाकी रह गया आपका गैंगस्टर फैज हमीद, जो इमरान खान के साथ उसकी साजिश करके और फौजी तख्ता पलटने की जो उन्होंने साजिश की थी, और कोर कमांडर हाउसेस पे, जिना हाउसेस पे, इन सब पे जो प्लानिंग की है वो पूरा दुनिया, पूरे मीडिया ने सब ने दिखा दी है। लेकिन उसके बाद आप ये चीज कर ले कि इन सारी चीजों के बाद आप जो बातें गुब्बारों को निकाल रहे हो, क्या 9 मई एक हकीकत नहीं है? आप मुझे बताओ, मेरे सन साहब, आप मुझे बताओ कि 9 मई जलाओ गिराव हुआ था। 9 मई में कोर कमांडर हाउसेस पे कब्जे की कोशिश की थी। 9 मई में शोधा के यादगारों को लाते मार मार के उसको तोड़ फोड़ नहीं किए। कर्नल शेर खान का मजस्मा पटक के नहीं मारा। कौन लोग थे वो? क्या उसमें से एक पीपल्स पार्टी का कारकुन था? क्या उसमें से एक दूसरी सियासी पार्टी का कारकुन था? और क्या इस एहतजाज की कॉल जरदारी साहब ने दी थी, या बिलावल साहब ने दिए, या नवाज शरीफ साहब, या किसी और ने दी? आप लोगों ने दिए कॉल, आप लोगों ने दिए सारे कब्जे, और फिर सबसे बढ़कर ये जो फौजी अदालतों से जिन लोगों को सजाई हुई थी, जिन्हें बाद में माफी मांगे, उनको तो आपने खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला उसमें बाकायदा असनाद दी है, फूल हार पहना है, उनको प्रोटोकॉल दिया है। तो आज का रोना किस बात के, जब ये सारी करतूत आपने की है जो कि मोदी भी नहीं कर सका, जो आपने की है। तो आप मुझे बता दो कि जिस तरह आपने, मैं कहता हूँ आपकी फौजी क़यादत से इख्तलाफ, हमसे इख्तलाफ, नूनी से इख्तलाफ, अब नहीं,
आपकी शोधा से क्या इख्तलाफ हो सकती थी? जहां इनकी अगारों को, जहां इनकी प्यारों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी और आज भी दे रहे हैं, सही। उनकी यादगारों को, उनके सब चीजों को जला के राख करके और लाते मार दिए, वो किस खाते में? उसकी माफी कौन देगा? आपको फील्ड मार्शल नहीं दे सकता है, आपको जरदारी साहब नहीं दे सकता है, आपको नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब नहीं दे सकता है। आपको देंगे तो उनके लवाकिन देंगे, उनके वारिसीन देंगे जिनकी आपने बेरुमती की है। और बाकी रहेगी, अदालतें मौजूद है, अगर अदालतें इतवार के दिन खुल जाती है, अदालतों पे एक सवाल, ठीक है, अदालतों पे कादर भी, अदालतों पे उनकी जो है ना वो अदालतों पे एक सवाल, फिर चूंकि आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए आपकी कानूनी राय भी मिल जाए, फिर मैं डॉक्टर साहब से कमेंट लूंगा। इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने कहा है कि तोशा खाना केस में आज हमने ये दरख्वास्त दी है कि हम ओपन ट्रायल के बगैर अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये ओपन ट्रायल क्यों नहीं इमरान खान साहब के हुए? अडयाला जेल के अंदर अदालतें लगा के उस ट्रायल को सीक्रेट ट्रायल बनाया क्यों गया? अब देखिए, सलमान सफदर हो या सलमान अकरम राजा हो या गौर खान हो, इनकी फरमाइश पे अदालतें तो नहीं चलती है। एक ऑप्शन जरूर है, मगर एक जज का इख्तियार है, आपको जमानत दे नहीं दे, आपको छुट्टी दे नहीं दे, आपको कोई रिलीफ दे नहीं दे, आपको ओपन, ये कौन सा फार्मूला है? ओपन ट्रायल करे फिर आप मजीद मजाक उड़ाएंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जब ओपन ट्रायल चल रहा था, उस वक्त तो सारी चीजें आपके सामने की। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक सजा याफ्ता शख्स इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने अपॉर्चुनिटी दी है। क्या शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का याद नहीं ट्रायल आपको? क्या वो काल को, लेकिन वो उसमें पटिशनर थे ना, वो दरख्वास्त गुजार थे, उसमें टीवी सब मौजूद है। वहां क्या था? क्या बेनजीर भुट्टो के साथ जेल में जो सलूक किया था, क्या खुद जरदारी साहब के साथ जेल में जो सलीक थाने में उसकी जबान काटी गई, ये तो सारी तारीख का हिस्सा है। आपकी तो बादाम, किशमिश, पिस्ता और टीवी, अखबारात, आपकी तो फरमाइशें खत्म नहीं होती। कुश्ते खिलाए जा रहे हैं इनको। जी डॉक्टर साहब, अब आपको अब सुकून आ गया आपको? देखिए वो मुझ पे बिल्कुल ताना मार सकते हैं कि मैं डॉक्टर हूं और मैं मेडिकल की किताबों में तारीख ढूंढ रहा हूं। मैंने तो आपको रेफरेंस दिया था 25 जनवरी 1978 का। अगर 25 जनवरी 1978 को मौलवी मुश्ताक ने कोर्ट में लोगों को जमा करने से मना ना किया हो या मना किया हो और उसको ये झुटलाएं कि इस तरह मना नहीं किया था, तो फिर कहें कि जी आपकी मेडिकल उसकी वो है। लेकिन होता ये कि बाज़ दफा हर शोबे में नालायक और लायक लोग होते हैं। तो अब अगर एक बंदे ने पूरी तरह पढ़ाई नहीं की, ये शायद हो सकता है, बाद लोग छोड़ देते हैं, चॉइस पे छोड़ देते हैं कि यार चलो पास होने के लिए एक आध सब्जेक्ट चॉइस पे छोड़ दो, ऑप्शनल पेपर लिया होगा, इलेक्टिव। और या फिर सिंध में बहुत चीटिंग 70 करोड़ का सीट आपको बाल लगवाने की उसमें अगर ये मुझे बता दें कि 18 दिसंबर 1978 को जब जुल्फकार अली भुट्टो को लाया गया था, उन्होंने अपना खुद केस वो किया था। पढ़ ले कि उस तारीख में या आज तक कोई डायरेक्ट कत्ल का केस हो, चाहे कोई भी अगर मैं सर देखें ना, आपकी आदत आपकी यादाश्त की तरह बुरी है कि आप दरमियान में बोल पड़ते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 18 दिसंबर को बोलूंगा, आप मेरी जात काटे करेंगे, खुद आप बाल लगवाने के डॉक्टर हैं। मैं तो आपको रेफरेंस दे रहा हूं ना। आपने भी मेरी जात के ऊपर बात की थी, मैं तो खामोश रहा था क्योंकि मुझे तो इतलाक के ऊपर बात सिखाई गई, कौन सा जातिया अटैक किया, मुझे थोड़ी सी तमीज सिखा दी थी। मैं मेडिकल नहीं जानता हूँ सिखाना, अगर मैं मेडिकल के अंदर दो बाल कैसे लग जाते हैं, चेहरे की झुर्रियां कैसे खत्म होती है, इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, तो मुझे नहीं पता डॉक्टरी का। आप अपने शोबे के बारे में इल्म रख लें तो वही काफी है। आप मेडिसिन में क्या बोलेंगे? ठीक है, अच्छा 18 दिसंबर 1978 के बारे में कर ले, उसको देख ले। अच्छा इन सब चीजों को छोड़ें, मुझे एक बात बताएं, ये लोग बिलावल, अच्छा अभी इन्होंने खुद कहा है कि जरदारी साहब की जुबान काटी थी। भाई जरदारी साहब की जिसने जुबान काटी थी उसके साथ ही आप बैठे हुए हो। नहीं, बल्कि उनको सेनेटर, बल्कि वो सेनेटर बने, मरहूम हो गए अब तो वो राना मकबूल साहब, उस वक्त आईजी जो थे जिन पर इल्जाम था, वो बाद में सेनेटर बने। हाँ, नून लीग ने बनाया, मियां साहब ने बनाया। मैं कह रहा हूँ ना, उनके साथ बैठे हुए हैं। नहीं, मियां साहब ने बनाया, वो मियां साहब के सेनेटर था मेरे भाई। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि वो नवाज शरीफ साहब ने सेनेटर बनाया उनको। हाँ, तो ये आप उनके साथ बैठे हुए हो ना, उन्हीं के साथ ही तो आप बैठे हो ना, साथ में क्या मतलब असेंबली है, उन्होंने आपकी जुबान बंद की है। पहले जुबान काटी थी, अब जुबान बंद की हुई है। अब आप वो लोग कहते हैं कि यार इसी तनख्वाह पे ये काम करेंगे।
तो उस लिहाज से तो जुबान बंद है आप लोगों की। अच्छा, नंबर 2, ये याद रखिए, आप जो कह रहे हैं ना कि हमारे उनके साथ एसोसिएशन नहीं है, वो जुल्फिकार अली भुट्टो के बेटे हैं जिनको आप कह रहे हैं हमारी उनके साथ नहीं है। आप उनके दामाद के साथ खड़े हो गए, उनके बेटों के साथ आप नहीं खड़े हुए। अच्छा, एक और चीज है, ये लोग कहते हैं कि जुल्म होता है। मैं आपको बता देता हूं कि जब जो मोहतरमा साहिबा को जब असैसिनेट किया था, 3 हफ्ते तक पूरे पाकिस्तान में और खास तौर में सिंध में तबाहियां होती रही थी। यहां तक कि जो ज़रूरी तरक्याती बैंक है उसके रिकॉर्ड जल गए थे, लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान खप्पे का नाम नहीं आया जब तक आसिफ अली जरदारी को वो वसीयत नहीं मिल गई जिसमें वसीयत में लिखा हुआ था कि मेरे बाद आप इस पार्टी के सब कुछ होगे। जब तक वो वसीयत नहीं मिली उस वक्त तक सब कुछ टूटता चले, फूटता रहा। जब वसीयत मिल गई तो पाकिस्तान खप्पे। आखिरी 30 सेकंड में मैं चाहूंगा कि कादिर मंदोखेल साहब भी उस पर अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें। जनाब, देखिए, मैं तो सिर्फ इतनी कहूंगा, इस तरह तो तनकीद पे बराए तनकीद होती रहेगी। क्या ये बताओ कि इस वक्त कितने 7-8 धड़े पीटीआई में नहीं है? क्या इस वक्त इमरान खान जेल में सड़ रहे, ये सारे टॉक शो के मजे नहीं ले रहे? क्या ये सारी अदालतें टॉक शो के जरिए नहीं चलाना चाहते? बड़े नामवर वकील है, कानून बड़ा वाजिया है, 1 हफ्ते के अंदर फैसला हो, ये कानून है इंसदाद दहशतगर्दी के कानून का। वहां 2 साल इमरान खान साहब जेल में पड़ा हुआ है और निकले कितने? अब देख रहे 2 दर्जन एक शहर से निकले, 2-4 दर्जन दूसरे। ये 25 करोड़ आवाम की बातें करें हमारे साथ है तो भाई 25 करोड़ आवाम आपके साथ था तो बाकी पाकिस्तान छोड़िए, पुख्तनख्वा में तो 6 करोड़ लोग आप निकाल लेते। आपने वहां 200-400 लोग निकाले, वो भी 200 इधर गए और 200 इधर गए, दड़े दड़े सारे। आपको कोई और आदमी नहीं मिल रहा है। अभी नवाज कोकर आपने ढूंढ लिया, उसको आप जो ना वो सरबराही दे रहे हो क्योंकि आपके अंदर दड़े हैं, क्योंकि आप मुतफिक नहीं हो। अलीमा बीबी, बुशरा बीबी, गंडपुर, असद कैसर, आतिफ खान, पंजाब ग्रुप, ये सारे आपके दड़े। कादिर में वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखेल साहब और डॉक्टर मोहम्मद साहब हमारे साथ थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद अमेरिका ने 50% टैरिफ आयद कर दिया है भारत के ऊपर। क्या सूरत हाल है? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। गुज़श्ता रोज अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत पर आयद 25% टैरिफ में मजीद 25% इजाफा कर दिया और नरेंद्र मोदी हुकूमत की हठधर्मी की वजह से अब यह मजमूई टैक्स 50% हो गया है, जिससे भारत की पूरी मईशत में भौचाल आ गया है। स्टॉक एक्सचेंजेस बैठने लगी हैं और मुतासिब इंडिया का मीडिया सख्त बौखलाहट का शिकार है। व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत की जानिब से रूस से तेल की खरीदारी जारी रखने पर मजीद टैक्स आयद किया है। ये टैरिफ दीगर ड्यूटी, फीस और टैक्सेस के अलावा होगा। बयान में कहा गया है कि इंडिया की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी के नतीजे में यूक्रेन में रूसी कार्रवाइयों को रोकने की अमरीकी कोशिशों को नुकसान पहुंच रहा है। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में भारत पर रूस से दिफाई साजो सामान और तवानाई खरीदने पर भी तशवीश का इजहार किया और कहा कि भारत रूस का सबसे बड़ा तवानाई खरीदार है जो आलमी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने वाजे किया कि इसके अलावा भारत पर टैरिफ के साथ इजाफी जुर्माना भी आयद किया जाएगा। याद रहे कि सदर ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर भारत बाज न आया तो आइंदा 24 घंटों में उस पर मजीद टैरिफ आयद करेंगे। उस पर सख्त रद्देमल देते हुए कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से भारत पर आयद किए गए 50% इजाफी टैरिफ को भारत के लिए शर्मिंदगी करार देते हुए वज़ीर आज़म कमजोर और नाकाम हुक्मरान करार दिया है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर और ख़ास तौर पर पाक भारत और अमरीका की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं जनाब डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त। ये फरमाएगा कि ये बड़ा मुश्किल नहीं है ये ट्रंप के लिए? बहरहाल इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, बहुत बड़ी इकॉनमी है, बराह रास्त इंडिया के साथ इतनी बड़ी मौशी जंग छेड़ दी है। जी बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब। देखिए, पहली बात तो ये आपकी बात सही है कि इंडिया अपने आप को ऑलमोस्ट 3rd-4th बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी कहता है और उसके साथ साथ उसकी अबाउट $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है और इंडिया इन चीज़ों को अपनी नेगोशिएशंस में इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन दरअसल मसला ये नहीं है। ये जो अमेरिका, रशिया, ऑयल और इंडिया की ये जो आपको ऑप्टिक्स नजर आ रही है, बेसिकली इसके पीछे ये गेम नहीं है। इसके पीछे गेम ये है कि इंडिया बेसिकली अपनी पावर, अपने इन्फ्लुएंस को ग्लोबल स्टेज पे ओवर एस्टिमेट कर बैठा है।
वो समझता है कि उसके पास बड़ी मिलिट्री कैपेबिलिटी है, वो उसने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है। और सबसे बढ़ के जो अमेरिका बहुत देर से इंडिया को वार्न कर रहा है कि अमेरिका ने इंडिया को कहा है कि आप ये जो मल्टीपोलैरिटी है इसको प्रमोट ना करें। इंडिया कहता है कि ग्लोबली मल्टीपल पावर्स होनी चाहिए, मींस कि अमेरिका की पावर कम हो गई है, ये पावर चाइना के पास चली गई, कुछ पावर हमारे पास आनी चाहिए और हमें अपना इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज करना चाहिए। अमेरिका कहता है और ग्रेट पावर्स ये कह रही हैं कि इस वक्त एक बाइपोलर सिस्टम है जिसमें अमेरिका और चाइना एक ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के बड़े प्लेयर हैं। इंडिया को वार्न किया गया है कि आप इस बड़ी गेम में हमारा साथ दें, आप हमारे खिलाफ ना खड़े हों। जो ट्रम्प ने जब 25% टैरिफ लगाए तो उन्होंने दो चीजों का जिक्र किया। एक उन्होंने क्या कहा था, एक उन्होंने कहा था कि पार्शली ये रशिया से तेल ले रहे हैं एंड सेकेंडली ये ब्रिक्स के मेंबर हैं। तो देखिए ब्रिक्स में और भी तो मुल्क थे कि इंडिया को टारगेट किया, लेकिन उसकी वजह यह है कि इसके पीछे बहुत सारी लॉजिक है। माजी में अदानी को भी टारगेट किया गया था कि अदानी के बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के शेयर गिर गए जो ट्रम्प के मोदी के बहुत करीब हैं। तो इंडिया को वार्न किया जा रहा है कि आप ये जो ग्लोबल ग्रेट पावर पॉलिटिक्स है उसमें हमारे पलड़े में पड़े रहें। और आपको मजे की बात बताऊं अमीर साहब, 2005 में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई थी। 20 साल अमेरिका ने अनइंटरप्टेड टेक्नोलॉजी, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंस शेयरिंग, हर चीज इंडिया के साथ की है, हर चीज इंडिया को दी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन ये कहते हैं कि इंडिया जो है वो अपने आप को एक ऐसी डिलूजनल पावर समझता है, वो अपने आप को इस पोजीशन में ले आया है कि वो हमारी बात भी नहीं मानता, हमारे साथ भी नहीं खड़ा हुआ और हमारे इंटरेस्ट को भी नहीं वॉच कर रहा। चाइना के साथ भी ताल्लुकात बहुत अच्छे किए हुए हैं, रशिया से भी तेल ले रहा है। तो ये जो कुछ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है वो बेसिकली गुस्सा निकाल रही है कि 20 सालों में हम आपको सब कुछ दे रहे थे लेकिन आप हमारे इंटरेस्ट को वॉच नहीं कर रहे, हम पार्टनर हैं। और वो अमेरिकन सीधा सीधा कह रहे हैं कि आप एक ग्रेट पावर नहीं बन सकते, ग्रेट पावर बनने के लिए आपको मजबूत मिलिट्री चाहिए और वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है। आपको अलायंसेस चाहिए और वो अलायंस आप हमारे साथ बना सकते हैं। आपको इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी चाहिए और वो आप हमारी मंडियों तक एक्सेस लेके कर सकते हैं। सो इंडिया का बेसिकली ओवरऑल जो बिहेवियर है उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। सो लार्जर पिक्चर मैं आपको ये दे रहा हूं। ये फरमाएं कि मोदी को ऑलरेडी पाकिस्तान और इंडिया की जंग में सेटबैक हुआ, फिर उसने जो स्टांस लिया कि उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वो स्टांस उसका चंद हफ्तों के अंदर उसके अपने मुल्क से लेके यानी उसके अपने सीडीएस से लेके और ट्रंप तक उन्होंने उसको बुलडोज कर दिया कि हाँ 5 राफेल तैयारे उसके गिरे और बाकी दूसरे जहाज। तो एक तो पहले ही उस पर इंतहाई शदीद प्रेशर था, अब ये एक और बहुत बड़ा उसके ऊपर मुआशी धचका है। उसकी अपनी सियासत कहाँ खड़ी होगी मोदी की अब डोमेस्टिकली? देखिए मैं अमीर अब्बास साहब समझता हूं कि नरेंद्र मोदी की जो सियासत है वो थ्राइव करेगी, वो आगे जाएगी। अच्छा, आपको मैं एक मिसाल देता हूं कि जब अमेरिका ने कनाडा पे प्रेशर डाला तो जो लिबरल पार्टी जस्टिन ट्रूडो की थी वो इंतहाई अनपॉपुलर थी और जो पियर पोलिवियर ऑपोजिशन लीडर थे उनके वजीर आजम बनने के बहुत ज्यादा चांसेस थे। लेकिन जब कैनेडियन लिबरल पार्टी ने एक्शन लिया और वो सामने आ गए और कैनेडियन नेशनलिज्म को सपोर्ट किया तो लिबरल पार्टी जीत गई और पियर पोलिवियर जो नंबर्स में बहुत ऊपर थे पॉपुलैरिटी में, वो अपनी सीटें भी हार गए। तो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया की भी ये पोजीशन होगी। इंडिया ये जो अमेरिका की तरफ से माइक्रो मैनेजमेंट की जा रही है इसको पब्लिक डोमेन में लेके जाएंगे, जिसकी आज मिसाल मिली है जिसमें अमेरिका और इंडिया की जो ट्रेड के अंदर जो फार्मर्स के दरमियान, जो फार्मर्स के हवाले से और डेयरी प्रोडक्ट्स के हवाले से चीजें सेटल नहीं हो रही। नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ये कहा कि मैं अपने फार्मर्स, अपने मछेरे और अपने दूध बेचने वालों के खिलाफ कभी कोई साजिश नहीं कर सकता और मैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करूंगा और हर कीमत पे इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करूंगा। अब नरेंद्र मोदी का ग्राफ इंडिया के ऊपर बहुत हाई हो गया है और इंडिया जो है वो दोबारा, जो इवन के ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी जो हैं वो भी मुश्किल में चले गए हैं। अगर मैंने इस वक्त मैंने मोदी पे तनकीद की तो मुझे मीडिया जो है वो मुश्किल में डाल देगा। जब ट्रंप ने इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था तो राहुल गांधी ने सपोर्ट किया, लेकिन आज राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। सो ऑपोजिशन के पास
काम करने की या अपना नैरेटिव बनाने की स्पेस कम हो गई है। इस वक्त नैरेटिव सिर्फ गवर्नमेंट बना सकती है, क्योंकि एक सुपर पावर जो है वो आपको हिट कर रही है। और अब आप इंडिया के अंदर इस बात को बहुत दोहराया जा रहा है कि अमेरिका हमारा ट्रस्टेड पार्टनर नहीं है, हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। साथ में दो चीजें बता दूं कि इस वक्त इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोवल साहब रशिया में हैं, और वो पुतिन साहब जो हैं अगले महीने इंडिया आ रहे हैं, डेट्स फाइनलाइज हो गई हैं। दोवल ने ये खुद कहा है। और दूसरी बात, मोदी इस साल इसी महीने चाइना जा रहे हैं। अच्छा। तो दैट गिव्स अ सीरियस सिग्नल कि इंडिया इज लुकिंग फॉर मोर ऑप्शंस एंड गिविंग अ मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स के हम बड़ी पावर हैं, हमारा बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा नंबर है हमारे पास, तो हम अपनी ट्रेड को डाइवर्सिफाई करेंगे। या चीमा साहब, या आप दो रास्ते होंगे ना मोदी के पास। एक तो ये कि अगर वो डोनाल्ड ट्रंप की टर्म्स एंड कंडीशंस पर सरेंडर कर देते हैं तो उनकी ऑपोजिशन, उनकी आवाम कहेंगे कि मोदी ने अपनी खुद मुख्तारी बेच दी। यानी अगर वो कहते हैं मैं रशिया से तेल नहीं लेता, तो ऑपोजिशन कहेगी कि तुमने अपनी सॉवरेनिटी जो है उसको बेच दिया। अगर वो स्टैंड ले लेते हैं और वो कह देते हैं एब्सोल्युटली नॉट, तो फिर शायद उनकी अप्रूवल रेटिंग अपने मुल्क में बहुत हाई हो जाए, लेकिन ट्रंप के साथ उनकी मुस्तकिल दुश्मनी शुरू हो जाएगी। देखिए, इसमें भी दो चीजें हैं। ये ट्रंप क्या कर रहे हैं? क्या ये ट्रंप कर रहे हैं या ये अमेरिकन डीप स्टेट का स्ट्रक्चर इसमें कितना इन्वॉल्व है? ये चीजें देखने की हैं। क्या अमेरिका ने ये पॉलिसी एस्टैब्लिश की है कि हमें इंडिया को सिंगल आउट करना है? क्योंकि इंडिया की जो स्टेटमेंट थी कि 67 बिलियन यूरो की ट्रेड तो यूरोपियन यूनियन भी रशिया से इस वक्त कर रही है, तो हमें क्यों सिंगल आउट कर रहे हैं? तो ये डिपेंड करता है कि ये अमेरिकन पॉलिसी है या ये स्टेट की पॉलिसी है, या ट्रंप एज ए पॉलिटिकल टूल प्रेशराइज कर रहे हैं इंडिया को। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिक्स है, ये नरेंद्र मोदी का जो स्टांस है पब्लिक के सामने, वो इस वक्त बड़ा पॉपुलर स्टांस है। और उन्होंने पहले स्टेटमेंट्स जारी की, आज वो खुद बोल पड़े हैं, और मेरा ख्याल है वो आइंदा आने वाले दिनों में भी बोलेंगे। सो नरेंद्र मोदी मजीद पॉपुलर होंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो ग्लोबली अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात में दरार आ गई है। और अब इंडिया जो है वो चाइना के साथ राब्ते खोल रहा है या रशिया के साथ राब्ते खोल रहा है। एक स्ट्रेटेजिक आप कह लें कि एक राब्ता जो है वो एक कॉन्फिडेंस शेक जरूर होगा, लेकिन लार्जली इंडिया जो है वो अब समझेगा कि मुझे अमेरिका पे ट्रस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये 3-3.5 साल इंडियंस बड़े कॉशियसली जाना चाहते हैं, कॉशियसली रहना चाहते हैं। ये फरमाएगा कि इसी सिनेरियो में जो हमें प्रेसिडेंट ट्रंप का जो उनकी फॉरेन पॉलिसी नजर आ रही है, यानी वो एक डिक्टेटर की तरह दुनिया की पॉलिटिक्स को, इकोनॉमी को ड्राइव करना चाहते हैं। वो थोड़ा सा भी उनके सामने को स्टैंड ले जैसे इंडिया ने अगर लिया तो 25 से उसको डायरेक्ट 50% उस पर टैरिफ लगा दिया। इसी तरह साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को अपने सामने बिठा के जलील किया, उसको सारी दुनिया की मीडिया पे दिखाया। यूक्रेन के प्रेसिडेंट को वहां पे जलील कर दिया। जो भी उनके साथ, यानी खुद उनके जो यूरोपीय इत्तेहादी हैं, जो उनके दायमी इत्तेहादी थे, वो उनके साथ भी यूरोपीय यूनियन को स्नब कर रहे हैं। ये जो फॉरेन पॉलिसी है प्रेसिडेंट ट्रंप की, ये उनको कहां लेके जाएगी अगले 10 सालों में? देखिए, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये एस्टैब्लिश किया है कि दुनिया में सिर्फ एक ही पावर है और ये एक यूनिपोलर सिस्टम है। ये यूनिपोलैरिटी है, इसमें कोई बायपोलैरिटी नहीं। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो अमेरिका के सामने खड़ा हो सके, ना मिलिटरली ना इकोनॉमिकली। और ये दो ही बड़े इंडिकेटर्स होते हैं। और इन टर्म्स ऑफ अलायंसेस भी आज अमेरिका के सबसे ज्यादा दुनिया में अलायंस है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी 15% टैक्स लगे हैं, तुर्की, बहुत सारे, और साउथ कोरिया, जापान, सबके ऊपर 15% टैरिफ उन्होंने लगाए हैं, और किसी ने उफ तक नहीं की। क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ी मार्केट है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता अमेरिकन मार्केट को लूज करने में। तो सब ने लाइन में खड़े होकर, जापान ने भी कहा है कि हम जनाब कुछ 400-500 अरब डॉलर इन्वेस्ट करेंगे। हर मुल्क कह रहा है कि हम अरबों डॉलर आपके अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। तो वो बेसिकली वो स्टैब्लिश कर रहे हैं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप एक खलीफा है। दुनिया के तमाम मुल्क तो वहां पे जाके उसको मिले हैं व्हाइट हाउस में। कौन सा ऐसा मुल्क का लीडर है जो वहां पे नहीं गया? भले यूरोपियन यूनियन हो, इंडिया हो, जापान हो, साउथ ईस्ट एशिया के लोग हों, अफ्रीका के लोग हों, लैटिन अमेरिका हो, हर मुल्क तो वहां पे जाके और कह रहा है कि हम आपके सामने जाके वो सलाम करते हैं और फेवर चाहते हैं अमेरिका से। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन पावर को एक्सरसाइज किया है, अमेरिका को बताया है कि वो स्टिल इस दुनिया में सिंगल हैंडेडली एक सुपर पावर है और उसका मुकाबला कोई नहीं कर रहा। तो लेकिन अमेरिका ने थोड़ा सा, डोनाल्ड ट्रंप ने जरा क्रूड तरीके से किया है। ये काम डेमोक्रेट्स भी करते थे, लेकिन वो और अंदाज से करते थे। लेकिन ट्रंप समझते हैं कि इस वक्त शायद जो मल्टीपोलैरिटी की, जिस तरह इंडिया कह रहा है कि जी हमें पावर और मजीद दी जाए, हमें
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके आया जाए, हम एक बड़ा मुल्क बन रहे हैं, तो वो सबको बता रहा है कि तुम लोग कहां पे खड़े हो, मैं फैसला करूंगा कि इस बहुत दुनिया अहम- के अंदर ग्लोबल ऑर्डर क्या होगा। बहुत अहम बात आपने की कि जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट्स अनकन्वेंशनल है, उनका सोशल मीडिया का इस्तेमाल अनकन्वेंशनल है, उनके तर्ज सियासत अनकन्वेंशनल है, बिल्कुल उसी तरह से जो इंटरनेशनल सिस्टम में उनका कंडक्ट है वो भी अनकन्वेंशनल है। जो ट्रेडिशनली हम देखते हैं कि अमेरिका का सदर किस तरह दुनिया में बिहेव करता है, उससे यकसर मुख्तलिफ प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त आलमी सियासत के अंदर बिहेव कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ थे। आज तक के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी पीर को। देखते रहिएगा जमहूरियत।